गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने न्यू लाइट नीट चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पर FST 45 पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम अपने रेस्पेक्टेड सिंसर के स्लोगन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको के साथ करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 ये दे रखा है एंड R2 ये दे रखा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज। देखो, हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R की वैल्यू होती है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होती है। इस तरह से हम लोग सीरीज में दो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, R1 और R2। इन दोनों में देखो यहाँ पर कुछ हमको दे रखा है एरर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें रिजल्टेंट एरर क्या होगी डेल्टा R, तो वो हमारी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू तुम्हारी 3 है, प्लस का 4 है, यानी ये वैल्यू तुम्हारी 7 ओम के इक्वल आ गई डेल्टा R। अब अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू हमारी जो R इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो R1 प्लस R2 सबसे पहले निकालते हैं। तो R1 प्लस R2 हमारा सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 300 प्लस का 500 यानी इसकी वैल्यू आ गई 800 ओम। देयरफॉर अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएंगे तो उसकी जो वैल्यू है हमारी ये R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा R के इक्वल हो जाएगी, यानी 800 प्लस माइनस 7 ओम के इक्वल आ जाएगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, A ball is thrown upwards. It takes 4 seconds to reach back to the ground. Find the initial velocity. ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ से किसी बॉल को आपने किसी वेलोसिटी u से फेंका है, ये 4 सेकंड के बाद वापस वहीं पर आकर गिर जाती है। ये हमारा ग्राउंड है। तो देखो, जब ये बॉल हमारी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में पहुंचेगी तो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि वाई वेक्टर की वैल्यू हमारी यू वाई वेक्टर टी प्लस का हाफ ए वाई वेक्टर टी का स्क्वायर होता है, प्लस का हाफ ए वाई वेक्टर टी का स्क्वायर होता है। इस एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, मान लो इधर के अलॉन्ग वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमारा जे कैप होता है। जब ये जमीन पे पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी तो उसको हम लोगों ने लिख दिया यू जे कैप इंटू टी से। जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हाफ का जी इंटू माइनस का जे कैप इंटू टी का स्क्वायर कर दिया। अब देखो, यहाँ से अगर हम देखें 0 इक्वल टू आ जाएगा यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम अगर देखें तो यू टी की वैल्यू हमारी हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल आ गई। तो टाइम हमको u कैलकुलेट करना है, एक टाइम से एक टाइम कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू हमारी g इंटू टी डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। g की वैल्यू 10 है, t 4 सेकेंड डिवाइड बाई 2 यानी इसकी वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो देखो, हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स
आई कैप माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप होता है। तो सबसे पहले हम डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए भाई, ये डेल का जो साइन होता है, डेल का साइन होता है हमारा कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सारी की सारी वैल्यूज वेरिएबल्स हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं। तो जब हम डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का जब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस की 5 वैल्यू बचेगी। इसी तरह से जब आप डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से 3 के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली जब डेल वी अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी अंडर रूट 15 के इक्वल आ जाएगी। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो देखेंगे हम कि जो हमारा ई वेक्टर है इसकी वैल्यू 5i कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का अंडर रूट 15 के कैप के इक्वल आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 प्लस 9 34 प्लस 15 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो कि 7 के इक्वल आ रहा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 7 वोल्ट पर मीटर के इक्वल आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म फील्ड में हमारा जो डाइपोल है उस पर नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता था, लेकिन जैसे ये है, ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इस तरह से एक डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज। तो इस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, डायरेक्शन इस तरह से दे रखा है, तो नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता था। लेकिन अगर हम इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब कर देते थे तो देखो फोर्स तो अभी भी 0 होता था, लेकिन जो टॉर्क है ये एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू कभी भी मैच करेंगे ही नहीं। तो हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म में देखो कभी भी ये लिखा हुआ है ए नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में फील्ड हमारी वेरी कर रही है, इसलिए नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कुछ ऐसे बना दी इस तरह से, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ऐसे हमने एक डाइपोल को रख दिया, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो देखो यहाँ पर चार्ज के मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्यू ई प्लस लग रहा होगा और यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्यू ई माइनस लग रहा होगा। बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, लाइन हमारी बहुत ही क्लोजर है, और यहां पर दूर दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, यानी यहां पर नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जरा से इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो ये टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। अगर मेरी बात समझ में आ गई सभी को, आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा, में बोथ हैं 1 और 2। तो चौथे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, फॉर द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है। हम जानते हैं अगर आर रेडियस में nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है mvr वो हमारा nh कट के इक्वल होता है, या ये n h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। हमें लैम्डा बताना है। अब देखो हम एक बात और जानते हैं कि जो हमारा लैम्डा है वो h हमारा h अपॉन p के इक्वल होता है। तो एक काम करो, यहां से mv को इधर नीचे ले जाते, 2 पाई को इधर ले आते, तो 2 पाई r इज इक्वल टू n
h अपॉन mv हो जाएगा, यानी 2 पाई r को हम लोग n लैम्डा लिख सकते हैं। अब देखो इन्होंने कहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब है n की वैल्यू हमको यहां पर 1 पुट करनी है, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर आपकी 2 पाई r के इक्वल आ जाएगी। लैम्डा आपका 2 पाई r के इक्वल होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आई थिंक ये बात सभी को क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, a semiconductor device is connected in series circuit with a battery and a resistance, a current is found to pass through the circuit। ठीक है, if polarity of the battery is reversed, the current drops almost to zero, the device may be। देखो भैया, ये आप लोगों ने पीएन जंक्शन में पढ़ा होगा, पीएन जंक्शन में पढ़ा होगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। अब देखो भैया, फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें, जैसे आपके पास इस तरह से ये एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और इसको नेगेटिव से स्विच ऑन होगा तो ये एक्टिव होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें तो डिप्लीशन लेयर की जो हमारी विड्थ है वो इंक्रीज कर जाती है। इसकी बैटरी की टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो अब ये यहाँ पे जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से होल्स को खींचेगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाएगी। तो कहते हैं कि बैटरी रिवर्स द करंट ड्रॉप्स ऑलमोस्ट जीरो, बहुत ही माइन्यूट करंट पहुंचती है, तो वो केवल और केवल बेटा हमारा पीएन जंक्शन में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज, इस लॉजिक गेट का हमें आउटपुट बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, आपने यहां से भेजा है ए, यहां आया है बी, यहां पर आया है बी और यहां पर आया है ए। ये आपका और गेट है, यानी यहां से आउटपुट आया ए प्लस बी। ये आपका नैंड गेट है, यानी यहां से आउटपुट आया ए बी बार। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा y, वो हमारा ये और गेट है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस का ए बी बार। यहां पर डिमॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो a प्लस बी प्लस ये हो जाएगा a बार प्लस b बार। इसको a प्लस a बार लिख देते हैं, प्लस का b प्लस b बार लिख देते हैं। a प्लस a बार की वैल्यू 1 होती है, b प्लस b बार की वैल्यू 1 होती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन, आउटपुट इज 1। आई थिंक ये बात भी सभी को क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। Select the correct statements from the following. The electric field due to a charge outside the Gaussian surface contribute zero net flux through the surface। देख लीजिए भैया इस क्वेश्चन को सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को। मान लो तुम्हारे पास एक गॉसियन सरफेस है, एक चार्ज आउटसाइड रखा हुआ है, तो भैया ये तो एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, ये गॉसियन सरफेस है, तो इस क्लोज गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है वो तो जीरो होगा। यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट जीरो नेट फ्लक्स। ये बात बेटा बिल्कुल सही है, नेट फ्लक्स जीरो होगा। दूसरा देखिए, क्योंकि जितना फ्लक्स इधर से एक साइड से आ रहा होगा उतना ही दूसरी तरफ से एग्जिट कर रहा होगा, इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर होगा, हेंस नेट फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज लूप बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्जेस विल बी जीरो।
यस अगर कोई बॉडी है इसके अंदर हमारा इनक्लोज चार्ज 0 है तो टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड होगा फाई, क्योंकि हमारा टोटल फ्लक्स फाई हमारा क्या होता है ई डॉट डी एस, वो इक्वल होता है क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के, तो वो हमारा 0 होगा। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ ए डाइपोल इज इनक्लोज बाई ए गॉसियन सरफेस। अब देखो ये कि गॉसियन सरफेस है, अगर इसको मैं यहां पे एक डाइपोल पे रख दूं तो अभी भी मैं यहां पर देखूंगा तो जो क्यू इनक्लोज है वो माइनस क्यू प्लस क्यू से 0 के बराबर हो जाएगा, यानी यहां पर भी क्यू इनक्लोज 0 है तो फाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आई थिंक ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ए सोलेनाइड हैज n टर्न्स, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज L देन। ठीक है भाई, मान लो ये एक सोलेनाइड है, ये एक सोलेनाइड है जिसकी लेंथ L के इक्वल है और कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखो मान लो इससे पास होने वाले नेट फ्लक्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, अगर I करंट फ्लो कर रही है तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा N फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। यहां पर N फाई की जगह हम लोग BA लिख देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के, BA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के। अब देखो भैया ये जो B है ये म्यू 0 NI के इक्वल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के। अब यहां से N म्यू 0 स्मॉल n को कैपिटल N बाई L लिख देते हैं, I एरिया प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो L लिख देते हैं इनटू I, जहां पर L है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो देखो यहां से कंक्लूजन निकाला, A कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, म्यू 0 कांस्टेंट है, I तो खत्म ही हो गया। सो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N का स्क्वायर। तो देखिए भैया इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी को क्लियर होगा आई थिंक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। assertion there may be an induced EMF in a loop without induced current। देखते हैं भैया, देखो एक बात सुनो, आप लोगों ने पढ़ा होगा मोशनल EMF, आप लोगों ने पढ़ा होगा मोशनल EMF। जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, एक रॉड इस तरह से किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, इसकी लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है। तो यहां पर जो इंड्यूस EMF होता है वो VB L के इक्वल होता है, या और जनरल में ये V क्रॉस B डॉट L वेक्टर के इक्वल होता है। तो ये मोशन की वजह से आया है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि यहां पर करंट फ्लो करे, करंट फ्लो नहीं करेगी। देयर में भी एन इंड्यूस करंट, इंड्यूस EMF तो है लेकिन इंड्यूस करंट नहीं है, यानी असर्शन बिल्कुल हमारा सही है। अब देखो इधर रीजन, इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप एज वेल। अब देखो भैया अभी क्या है, अगर यहां पर एक सर्किट को कंप्लीट कर दें, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दें, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, ये वाला सर्किट हमारा कुछ ऐसे इक्विवेलेंट हो जाएगा इस तरह से, एक बैटरी की ये E हो गया, ये R हो गया। तो इंड्यूस करंट तो बेटा R पे डिपेंड
करेगी, यानी रीजन भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से देखिए। वेव फ्रंट मीन्स, तो ये बेटा देखो वेव फ्रंट मीन्स ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स हमारे किसी वेव में मूव करते हैं उनके सभी का बीच का जो फेज डिफरेंस होता है कांस्टेंट होता है, फेज डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो इसमें वेव फ्रंट का कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे वैसे ही आप पार्टिकल इसको ऑप्शन को टिक कर देंगे। ऑल पार्टिकल्स इन इट हैव सेम फेज, सेम फेज में सारे के सारे पार्टिकल्स हमारे मूव करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में, इसमें कुछ भी करने के मैथमेटिकल अप्रोच या कुछ भी एक्सप्लेनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जानते हैं वेव फ्रंट का डेफिनेशन होती है ये वेव फ्रंट की, राइट। सभी पार्टिकल सेम फेज में मूव करते हैं तो वो कहलाता है वेव फ्रंट, ये डेफिनेशन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर। देखो जैसे कोई भी जर्मेनियम क्रिस्टल ले लेते हैं, कोई भी क्रिस्टल ले लिया, ऐसे जर्मेनियम का ही ले लिया या सिलिकॉन ले लिया, ऐसे इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इस तरह से। यहां पर भी हमने जर्मेनियम ले लिया, ऐसे 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 जर्मेनियम क्रिस्टल ले लिया हमने। यहां पर हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का मतलब होता है सपोज फास्फोरस मिला दिया इस तरह से, जिसकी आउटर मोस्ट सेल पे 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन ये जर्मेनियम क्रिस्टल है, डोपिंग कर दी, राइट। ये जर्मेनियम क्रिस्टल है। तो देखो यहां से कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, यहां बना लिया, यहां बना लिया, यहां बना लिया, यहां बना लिया। इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गए इस तरह से। एक इसके साथ बन गया, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक इंप्योरिटी से यहां पर बचा रह गया। तो जब हम जानते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू होल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई थिंक ये बात सभी को क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। In YDSC experiment, if thin film is introduced in front of the upper slit, then the fringe pattern shifts in the downward direction। देखो भैया YDSC में इस तरह से ये 2 स्लिट्स हैं, ये S1 है, ये S2 है, राइट। यहां पर कहीं ये स्क्रीन है, इस तरह से एक वेव यहां गई, एक वेव यहां ऐसे गई, यहां पर सुपरपोजिशन हुआ। यहां पर इन्होंने कहा है कि आपने यहां पर इस तरह से एक थिन फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसकी वजह से इसके पास एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है जो कि म्यू -1 इंटू टी के इक्वल होता है, जहां टी इस स्लैब की थिकनेस है। या एक बात और याद रखना, जब पाथ जो हमारा पाथ डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो ये जो डिस्टेंस y है ये बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाथ डिफरेंस डेल्टा x हमारा 2d साइन थीटा के इक्वल होता है। जैसे ये डिस्टेंस अगर हम d मान के चलते हैं तो ये जो सेपरेशन है ये d साइन थीटा हो जाएगा, या इसी को हम कह देंगे जो पाथ डिफरेंस डेल्टा x है वो d साइन थीटा के इक्वल है। थीटा स्मॉल होता है इसीलिए हम लोग इसको d tan थीटा लिख देते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ये डिस्टेंस अगर d है तो ये dy अपॉन d के इक्वल होगा। तो अगर डेल्टा x बढ़ेगा तो y इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये इसका जो असर्शन है वो क्या हो गया, रॉन्ग इन YDSC। इफ ए थिन फिल्म इज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द अपर स्लिट देन द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। सेकंड देखते हैं भैया, इन YDSC इफ द स्लिट्स विड्थ इन द इज अनइक्वल, जो हमारी स्लिट्स के विड्थ हैं इन दोनों अनइक्वल हैं,
अनइक्वल हैं तो बेटा कभी भी कंप्लीटली डार्क नहीं मिल सकता है। कंप्लीटली डार्क मिलने के लिए इक्वल होना चाहिए। यानी इसमें क्या हो गया, इसमें दोनों ही बातें तुम्हारी हो गई गलत। यानी करेक्ट ऑप्शन इज 4, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया जल्दी से कर डालिए क्वेश्चन नंबर 14। What is the effective force constant of a metal wire of length L, cross sectional A and Young's modulus is Y? Suppose तुम्हारे पास इस तरह से ये एक मेटल का वायर है, इसकी जो लेंथ है L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y है, ठीक है। मान लो किसी फोर्स F को लगाने की वजह से इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो डेल्टा L हो गया है। इंक्रीज इन लेंथ है डेल्टा एल। डेल्टा एल हमारा यहां पर इंक्रीज इन लेंथ है। अब इन्होंने यहां पे पूछा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन लिखते हैं। यंग्स मॉडुलस हमारा इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, यानी फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल के। अब देखो हम लोग स्प्रिंग में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा एफ होता है वो के डेल्टा एल के बराबर होता है। तो अगर हम 1 और 2 की बात करें, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की बात करें, तो जो हमारा y है वो इक्वल हो जाएगा के डेल्टा एल एल अपॉन ए के, यानी कि इंटू डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल हो गया। के की वैल्यू निकालोगे तो वाई ए बाई लेंथ तुमको कैपिटल एल दे रखी है तो कैपिटल एल पुट कर देंगे। चेक कर दें भैया कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक सभी को क्लियर होगा बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। The displacement of a body of mass 2 kg varies with time t as s is equal to t square plus 2। ठीक है भैया, where t is time in seconds, the work done by all the forces acting on the body during the time interval t equal to 2 seconds to 2 equal to 4 seconds। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है जिसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी के फाइनल माइनस के क्या इनिशियल। तो एक काम करते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल का मतलब हो गया हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, जहां पर v2 फाइनल वेलोसिटी है, v1 इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ds अपॉन dt करना होगा। तो जब ds अपॉन dt करेंगे d अपॉन dt ऑफ ये t स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा जो कि हमारा 2t के इक्वल हो जाएगा। तो अगर v1 निकालेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अगर v2 निकालेंगे t इक्वल टू 4 सेकेंड पर तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 8 टी स्क्वायर प्लस 2t था बेटा। देखो t इन्होंने यहां पे लिख दिया है, ये टी स्क्वायर प्लस 2t है बेटा। ये t यहां की जब वहां से उठकर उधर आ गया है तो इसको 2t करो भाई, तो 2t प्लस 2 आ गया। तो यानी कि ये जो वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी है अब इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए कितना मिस्टेक होने जा रहा था, ब्लंडर प्रिंटिंग, वो 2 वहां से, ये जो 2 है ये बेसिकली वहां पर होना चाहिए। तो अगर हम v1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड और v2 अगर निकालेंगे 4 2 जा 8 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आएगा। देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए। तो अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हाफ मास तुमको दे रखा है 2 kg, 2 पुट कर दिया, v2 स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 100 माइनस 36 से 64 जूल के इक्वल आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर
सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। 15 में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए ब्लॉक ऑफ वेट 3 न्यूटन, ओके, इसका वेट रखा 3 न्यूटन, इज पुश्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल बाय ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज 0.8, यानी यहां पर म्यू की वैल्यू 0.8 दे रखी है। देखो नीचे की तरफ यहां पर 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने की है, तो इस ब्लॉक पर यहां पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स जो वॉल अप्लाई करेगी। अगर उस फ्रिक्शन फोर्स को मैं F से लिखूं तो वो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन 4 न्यूटन के इक्वल है, तो म्यू की वैल्यू हो गई 0.8 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.2 न्यूटन आ जाएगा। देखो इसको नीचे ले जाने वाला फोर्स है 3 न्यूटन, नीचे ले जाने से रोकने वाला फोर्स है 3.2 न्यूटन। तो ये बताओ, जो हमारा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है नेचर में, यानी ये ब्लॉक नीचे मूव नहीं कर रहा, बट यहां पर जो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा तुम्हारा कितना, इस ब्लॉक पर 3 न्यूटन का ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन लग रहा है। यानी अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स की बात करें R, तो R हमारा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि 5 न्यूटन इसका ऑप्शन आना चाहिए। देखते हैं कोई ऑप्शन है 5 न्यूटन, यस, थर्ड ऑप्शन इज द 5 न्यूटन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये भी सभी को क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल फ्रॉम फिगर सोन इन द फिगर, ठीक है, रेडियस ऑफ कॉइल इज R। इस कॉइल की जो रेडियस है वो R के इक्वल है। देखो बेटा यहां पर हम, वैसे आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर 0 आएगा, बट हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं कि 0 कैसे आ रहा है। मान लो इस इतने से वायर का जो रेजिस्टेंस है वो म्यू है, तो इसका रेजिस्टेंस 3 म्यू हो जाएगा। यहां से करंट I चली है, ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पार्ट इधर गया I1, दूसरा पार्ट इधर गया I2। तो हम जानते हैं I हमारा I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। अब देखो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, यहां पर 4 वायर सेगमेंट हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो पहले और चौथे की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर 0 होगी, क्योंकि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर 0 हो रहा है। तो हमें सिर्फ ये कर्व्ड जो सेगमेंट है उनकी वजह से ही फील्ड निकालनी है। अब देखो यहां से देखें तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, यानी कि 3 म्यू I1 इक्वल हो जाएगा म्यू टाइम्स I2 के, यानी I2 की वैल्यू 3I1 के बराबर हो गई। यहां पे पुट कर देता हूं, I2 की वैल्यू 3I1 के बराबर हो गई। तो जो हमारा I2 है यहां पे, सॉरी, यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, I इक्वल हो गया I2 जगह 3I1, तो ये हो गया I1 प्लस का 3I1 यानी कि 4I1। तो I1 की वैल्यू तुम्हारी आ गई I/4। ऐसे ही I2 की वैल्यू निकालोगे तो वो 3I1 है, यानी ये 3I/4 के इक्वल आ जाएगी। अब देखो अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को मैं B1 एज्यूम करूं, तो जो B1 निकल कर आएगा, ये सर्किल का 3/4 पार्ट है, तो निकालते हैं। देखो सर्किल के वजह से सेंटर पर फील्ड जो होती है वो μ0/4, सॉरी ये सर्किल है हमारा μ0/2। I1 है तुम्हारा I/4,
इंटू रेडियस और उसका 3/4 टाइम्स, क्योंकि वो सर्किल का 3/4 टाइम है। और डायरेक्शन देखें राइट हैंड थंब रूल से तो इनवर्ड होगी, इनवर्ड डायरेक्शन को ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही हम अगर B2 निकालें तो B2 हमारा μ0/2, यहां पर जो करंट चल रही है वो है 3I/4 रेडियस 1/r इंटू ये जो सर्किल का हिस्सा है वो 1/4 है मल्टीप्लाइड बाय 1/4 आउटवर्ड। तो अगर हम यहां से देखें तो जो मॉड ऑफ B1 है वो इक्वल है मॉड ऑफ B2 के, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो B अगर सेंटर पर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये बात भी सभी को क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, 17 का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, ए करंट कैरिंग वायर इज बेंट to form the middle form of V shape as shown, the magnetic force on the wire is, magnetic force बताना है कितना है। AB और BC L और L के इक्वल है। करंट ऐसे चल रही है भाई, करंट इस तरह से चल रही है। तो देखो ध्यान से, अगर हम देखें इन दोनों पॉइंट के बीच की इफेक्टिव लेंथ की बात करें, इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो वो ये होगी। अब देखो बेटा ध्यान से, ये हाफ एंगल निकालोगे ये तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो वो L sin 30 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी L sin 30 हो जाएगी और इफेक्टिव करंट ऐसे जा रही होगी। तो अगर हम देखें यहां पर तो जो AC है वो हमारा L sin 30 प्लस L sin 30 के इक्वल हो जाएगा। ये L इंटू 1/2 प्लस L इंटू 1/2 हो जाएगा, यानी L के इक्वल हो जाएगा। B ऊपर की तरफ है, करंट इधर जा रही, करंट की डायरेक्शन में हम लोग L वेक्टर को लेते हैं। हम जानते हैं फोर्स हमारा ILB sin थीटा होता है, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, थीटा है 90 डिग्री, तो F की वैल्यू हो जाएगी ILB sin 90 डिग्री, sin 91 होता है, तो F हमारा ILB के इक्वल आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है। अगर ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए अगेन 19 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इन ए आइसोकोरिक प्रोसेस इज 1/2। देखो भैया आइसोकोरिक जो प्रोसेस होता है, PV इक्वल होता है NRT के, P इक्वल टू हो गया NR/V इंटू T के। ये हमारा ग्राफ यहां पर कुछ ऐसा होगा, इधर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, ये कोई हमारा प्रोसेस है जिसको हमने पीटी ग्राफ में दिखाया है। इसकी जो ये स्लोप है, जो ये थीटा एंगल है, तो इसका जो स्लोप है tan थीटा वो हमारा NR/V के इक्वल है। इसकी जो स्लोप है tan थीटा, रुक जाओ बेटा इसको हम लिख देते हैं, इसकी जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है वो हमारी tan थीटा है और वो NR/V के इक्वल है। तो यहां पर तुम्हें NR/V की वैल्यू 1/2 दे रखी है, यानी NR/V की वैल्यू 1/2 के इक्वल आएगी। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो ये 2NR के इक्वल हो जाएगा। 2 मोल ऑफ गैसेस है तो ये 2 हो जाएगा इंटू 2, R की वैल्यू 8.314 होती है, 4 इंटू 8.314 करेंगे, 4 4 जा 16, तो इसका आंसर 33.256 आ रहा है बेटा, 33.256। तो जो कि यहां पर हो सकता है R की वैल्यू में उन्होंने कुछ चेंज किया हो, जो कि यहां पर हमारा क्लोजेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। आई थिंक ये बात भी सभी को क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में।
क्वेश्चन नंबर 20 ये है, ए सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। एक हमारे पास ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसके दोनों एंड ओपन है, एयर में इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है, जो कि मान लो इसकी लेंथ अगर एल के इक्वल है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वी है, तो ये v अपॉन 2l के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कह रहे हैं द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर। इस ट्यूब को वाटर में वर्टिकली डिप कर दिया गया है, इस ट्यूब को वाटर में वर्टिकली डिप कर दिया गया है, सो दैट 1/4 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर। ऐसे डिप किया गया है कि इसकी जो 1/4 लेंथ है यानी l/4 पानी के अंदर है, तो जो पानी के ऊपर बची हुई लेंथ है वो 3l/4 हो जाएगी। नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज। अब देखो बेटा, ये जो है, अब ये तुम्हारा ओपन ऑर्गन पाइप नहीं रहा, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, उसको एफ डैश एज्यूम कर लें, तो वो v/4l होता है। तो लिख देते हैं v/4 इंटू एल की जगह 3l/4 पुट कर देते हैं, इससे कैंसिल हो गया। एफ डैश की वैल्यू v/3l के इक्वल आ गई। अगर हम यहां से v/l की वैल्यू निकालें तो ट्वाइस f आ रही है, इसका मतलब f डैश की वैल्यू बेटा 2f/3 के इक्वल आ गई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी लोगों ने इसको सही किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मूव करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, ए कॉनकेव लेंस of glass refractive index 1.5 has both surfaces of radius of curvature r. Okay, on immersion in a medium of refractive index 1.75 it will behave as a concave lens है भैया। तो इसकी फोकल लेंथ जो 1/f है, मान लो, राइट, 1/f है, ये हमारा n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ओके ऑन इमर्जन इन मीडियम, तो जब मीडियम में निकालेंगे तो 1/f डैश की वैल्यू n ग्लास अपॉन n मीडियम -1 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, यानी दोनों के ये मिलाएंगे तो ये -2/r हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके लिए r1 की वैल्यू नेगेटिव होती है, r2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहां से -2/r आ जाएगा। यहां से 1/f डैश कैलकुलेट करेंगे, n ग्लास है 1.5 और ये है 1.75 माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/r। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/f डैश इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू माइनस का 2/r। यहां से ऊपर बचेगा माइनस का 0.25 डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू -2/r। माइनस माइनस खत्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 25 से 7 आएगा, यानी ये 2/7r आ गया 1/f डैश। तो अगर हम f डैश की वैल्यू निकालेंगे 7r/2 या 3.5r के इक्वल आ गई। फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है भैया, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा होगा, कन्वर्जेंट लेंस जैसा होगा, और फोकल लेंथ 3.5r। तो जो 21st है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ये बात भी सभी को क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, light of frequency nu falls on a material of threshold frequency nu naught, maximum kinetic energy of the emitted electron is proportional to। इस तरह से लाइट आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं
कि एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस का के मैक्स होता है, यानी के मैक्स की वैल्यू हमारी आइंस्टीन्स इक्वेशन से ये इक्वल हो जाएगी एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, यहां से एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट बचेगा, यानी के मैक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट के। देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ऑप्टिक्स से आ गया है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, वाटर म्यू नॉट इक्वल टू 4/3 filled in a beaker up to a height of 10 centimeter. A plane mirror fixed at a height of 5 centimeter from the surface of water. Distance of image from the mirror after reflection from it on an object O at the bottom. ठीक है भैया, देखो बेटा यहां से जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो तुम्हें रियल डेप्थ दे रखी है ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। नॉर्मल विजन की बात कर रहे हैं तो देखो भैया एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो एपरेंट डेप्थ होती है, जो एपरेंट डेप्थ है, ये हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ इमेज में पढ़ा था, वो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू के इक्वल होती है। तो जरा एपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं, कितनी रियल डेप्थ है 10, म्यू की वैल्यू है 4/3। देखिए भैया कितना आ रहा है, ये 4 से 2.5 आ जाएगा तो ये 7.5 आ जाएगा एपरेंट डेप्थ, यानी ये ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी यहां से जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस तुम्हारी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस को हम u से लिखेंगे तो वो डिस्टेंस हमारी 5 प्लस 7.5 से 12.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। तो पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है, यानी ये 12.5 सेंटीमीटर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन 2 है। देखो भैया, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। सरफेस टेंशन इज ए मॉलिक्यूलर फिनोमेना, बिल्कुल सही है। सरफेस टेंशन का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन जो पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी हुई है कि जैसे यहाँ पर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक हमारा जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे कहीं है, तो इस पर जो नेट फोर्स आया था, जो इस पर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा था, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रेडियस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे, तो नेट फोर्स 0 था। इसके बाद यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को रखा था, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को रखा था, इसमें देखा था तो इसमें जो नेट पुल थी वो डाउनवर्ड थी। सरफेस पे जब रखा था पार्टिकल को तो यहाँ पर इसके पास मैक्सिमम डाउनवर्ड पुल थी। अब देखो इसका मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल को हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो हमें इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम डाउनवर्ड पुल है, इसमें मैक्सिमम डाउनवर्ड पुल है और इसमें नेट डाउनवर्ड पुल है, और ये जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो अगर एक मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाता है, यही हमारा एक्सप्लेनेशन था सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर एक पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा जो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। Tiny drops of liquid are spherical due to surface tension. Yes, sir, because surface tension is the property of a liquid by virtue of which any liquid has tendency to contract as small as possible area. शुभम जी बोल दीजिए बैटरी ब्लिंक कर रही है, बोल दीजिए बैटरी, हाँ बोल दीजिए सर बैटरी ब्लिंक कर रही है। हाँ, थर्ड देखिए, ऑयल राइजेस इन द विक ड्यू टू कैपिलरिटी, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो इसको हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था भैया 24वें का। कोल्ड ड्रिंक राइजेस इन द स्ट्रॉ ड्यू टू कैपिलरिटी, ना भाई कोल्ड ड्रिंक का मतलब ठंडी हो गई, उसका टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर को घटाओगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, तो ऊपर राइज नहीं करेगा,
राइट, राइज नहीं करेगा। देखा, स्ट्रॉ अगर हम अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल देते तो अपने आप लिक्विड बाहर की तरफ, हमारी कोल्ड ड्रिंक बाहर की तरफ निकलती नहीं है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज ये, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट पूछने की वजह से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन 0, ये एक n है, ये अल्फा 5b11 द न्यूक्लियस x विल बी। देखो बेटा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। यानी जो x है, x को अगर हम यहाँ पे z करके a करके लिख दें तो प्लस का n का मतलब है 0n1, इसने हमको दिया 5b11 प्लस का अल्फा पार्टिकल होता है 2He4। तो जरा कंपेयर करते हैं, यहां पर 5 + 2 7 है, यानी यहां 7 आना चाहिए, 7 केवल यहीं पर आ रहा है। देखो यहां पर 11 + 4 15 है, 15 में 1 चला जाएगा, 14 बचेंगे, 14 यहां पर आ रहा है। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। आई थिंक आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सारे समझ लिए होंगे। इसके बाद के सेशन को डिस्कस कराने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं अब वसीम सर। थैंक यू वेरी मच बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। तो अब अगला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन 26 है, 8 spherical rain drop of equal size are falling vertically through air with a terminal velocity 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 8 जो है स्फेरिकल रेन ड्रॉप है, तो यहाँ पर 8 ड्रॉप है और मिल के एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे। हमको बताना है क्वेश्चन में, जब 8 ड्रॉप मिल के एक बड़ी ड्रॉप बनाती है तो बतानी है वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, टर्मिनल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन लिखेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी होता है 2/9 ईटा और यहाँ पर होता है r² × g, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर आपको देखो, टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। यहाँ पर r क्या है, वो रेडियस है। अब क्वेश्चन में रेडियस कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देखें। यहाँ पर 8 स्फीयर, यहाँ पर 8 ड्रॉप मिलके, ये जो ड्रॉप है वो 8 ड्रॉप मिलके वो एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। तो आपको मालूम है जो बड़ी ड्रॉप का रेडियस होगा कैपिटल R और छोटी वाली ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल r। तो बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस होता है कैपिटल R वो होता है हमारा छोटी ड्रॉप के रेडियस का n का पावर 1/3 टाइम्स। ठीक है ना। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप। n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप, जो कि क्वेश्चन में 8 है। तो 8 का पावर 1/3, तो 8 का पावर 1/3 इंटू r, ये हो गया हमारा रेडियस। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1/8 का मतलब हुआ 2। तो रेडियस यहाँ पर बड़े वाले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यानी रेडियस जो है डबल हो रही है। तो अगर रेडियस डबल हो रही है, रेडियस कितनी टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स। तो रेडियस अगर डबल हो रही है तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर 0.1 है, तो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। या इसको ऐसे लिखो, V2/V1 फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल बराबर क्या लिखोगे, फाइनल रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस का स्क्वायर। और यहाँ पर रेडियस कितना रखेंगे, 2r/r, और ये r से r कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और सेकंड यानी टर्मिनल वेलोसिटी V2 हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी 1 और 4 इंटू 0.1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। और रेडियस कैसे निकालेंगे, अगर ड्रॉप कंबाइंड हो रहा है तो उसका रेडियस हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इफ 32 ग्राम O2 इज टेकन, द इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो PV बराबर हम लोग पढ़ते हैं nRT। PV बराबर क्या पढ़ते हैं, nRT। n को क्या लिखते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू RT। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। W कितना है, 32 ग्राम। ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 32 इंटू RT। तो PV यहाँ पर लिखेंगे, 32 से 32 कट गया, PV बराबर RT। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन नोड एंड नियरेस्ट एंटी नोड।
तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर नोड और एंटी नोड की बात की जाए तो ये हमारा नोड हो गया, ये नोड हो गया। क्वेश्चन में नोड और एंटी नोड, बीच वाला हमारा एंटी नोड कहलाता है। और आपको मालूम है नोड एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है। तो नोड एंटी नोड के बीच की पाथ डिफरेंस कितना हो गया, λ/4। तो अगर हम लोग फेज डिफरेंस निकालें तो फाई बराबर डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और ये है λ/4। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा π/2। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, π/2 इज द राइट आंसर। विच इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला है इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी देन द ट्रैजेक्टरी विल बी सर्कुलर। तो अगर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो फेंका जा रहा है उसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा तो पाथ सर्कुलर होगा, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल द वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अगर मान लो ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से एक बॉल को फेंकी जा रही है, अगर यहाँ से बॉल जाएगी तो बॉल की वेलोसिटी नीचे जाने पे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये भी बात सही है, वर्टिकल वेलोसिटी जो है इंक्रीज विद टाइम होगा, ये बात सही है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री हो गया, मतलब इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो ये पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये भी सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए था ऑल आर करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर, या तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, नन होना चाहिए। या आंसर क्या होना चाहिए, तो नन, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, if acceleration due to gravity on the earth surface is g and above height h above the earth surface is g1। तो अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर अगर हम लोग देखें और h की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r हो, तो अगर यहाँ सरफेस पे वैल्यू g है तो यहाँ पर वैल्यू g1 है। तो g1 का फार्मूला लिखते हैं g1 - 2h/r। ठीक है ना, 1 - 2h/r हो गया। अब इन्होंने बोला कि अगर 2h डेप्थ पे जाए तो मान लेते हैं डेप्थ पे यहाँ तक चलेंगे, कितनी हाइट, 2h। नीचे जाने पे भी g की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर g डैश हो गया, g डैश बराबर होता है g1 - d/r। ठीक है, d की जगह पर हम लोग वैल्यू रख देंगे g1 - d को कितना बोल रहे हैं, 2h, तो 2h/r। तो जरा ध्यान से देखें, अंदर जाने पे जो g की वैल्यू है वो 1 - 2h/r है, और ऊपर देखें तो वहां पर भी फार्मूला g1 - 2h/r है। यानी कि यहाँ पर g डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, g1 के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 2 स्फीयर ऑफ मास m1 m2 आर प्लेस्ड इन एयर। तो 2 स्फेरिकल मास है m1 m2, और इनके बीच की दूरी कितना है, मान लेते हैं r है, और इनके बीच में लगने वाले फोर्स को F लिखेंगे तो F बराबर क्या हो गया, कैपिटल G m1 m2/r²। और आपको मालूम है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अब इन्होंने इनके बीच में लिक्विड डाल दिया गया, लिक्विड इज ए फील्ड इन स्पेस हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 5। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पे जो नया फोर्स आएगा वो अनचेंज रहेगा, मतलब पुराने फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है, मीडियम डालने पे ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पहले था वही रह जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 2 सैटेलाइट A and B having mass 4m and 9m, रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट आर 4n। तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर यहाँ पर सैटेलाइट घूम रहा है जिसका मास दे रखा है, मान लेते हैं ये 4m है, और दूसरा वाला कितने का है, 9m का। 4m 9m, रेडियस इनका अलग अलग है। अच्छा, रेडियस यहाँ पर अलग है, तो एक 4m मान लेते हैं, इसका रेडियस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये हमारा 4r दूरी पे है, और दूसरा जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में 9m। ये रेडियस इसका हो गया दूसरे वाले का, सैटेलाइट का, जिसका मास कितना है क्वेश्चन में, 9m। 9m ये ऐसे जा रहा है और ये 4m ऐसे जा रहा है। क्वेश्चन में बताना है इसका रेडियस 9r है। तो अगर हम लोग टाइम पीरियड का फार्मूला लिखें सैटेलाइट के लिए, तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है t बराबर 2π √r/Q/gm। ये फार्मूला हम लोग सैटेलाइट के टाइम पीरियड में पढ़ते हैं।
तो यानी सैटेलाइट, अब तो सैटेलाइट का जो मास है वो 4m है, 9m है, तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के मास पे तो डिपेंड नहीं करता, ये प्लेनेट के मास पे डिपेंड करेगा, और प्लेनेट एक ही है, एक ही प्लेनेट के चारों ओर ये घूम रहा है, तो कैपिटल M सेम हो गया। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r का पावर 3। अब यहाँ पर रेडियस हमको निकालना क्वेश्चन में रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, तो T1/T2 बराबर क्या लिखोगे, √R1, R1 की जगह पर 4R और R2 की जगह पर क्या लिखेंगे 9R, और इसका क्या करना है क्यूब। चलो अब सॉल्व करते हैं, R से R कट गया, 4 का क्यूब करेंगे 3/2 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो इसको अगर अंडर रूट हटा दो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 का पावर 3/2 और 9 का पावर 3/2, तो 4/9 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 8, 2 का पावर 3 मतलब 8, और 9 का अगर हम लोग 3/2 करेंगे तो ये हो गया 3 का 27, तो आंसर हो जाएगा 8/27, राइट आंसर हो जाएगा 4, 8/27, ठीक है ना। इन अ सर्कुलर कंटेनिंग इंडक्टेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस करंट लीड द अप्लाइड AC वोल्टेज। हमें करंट के बारे में बताना है, करंट लीड करेगा वोल्टेज से कितना फेज। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा I की फेजर डायग्राम अगर हम लोग बनाएं तो ये लाइन हमारी करंट की लाइन होती है, और अगर इसमें हम लोग इंडक्टेंस लगाएंगे तो इंडक्टेंस इसमें ऊपर होगा और इसका रेजिस्टेंस XL होगा। XL पे जो वोल्टेज आता है उसको लिखते हैं BL। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज बनेगा वो कितना बनेगा, फेज डिफरेंस यहाँ पर π/2 हो जाएगा। और ये लाइन करंट की लाइन से ऊपर वोल्टेज की लाइन है, तो यहाँ पर होना चाहिए वोल्टेज लीड्स करंट बाई π/2, ठीक है ना। तो π/2 डिग्री से वोल्टेज लीड करेगा, लेकिन इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है, करंट लीड। अब करंट तो लैग हो रहा है, तो करंट लैग करेगा 90 से, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, तो इसी को लिख सकते हैं करंट लीड्स, तो एंगल को निगेटिव कर दो, तो करंट लीड्स वोल्टेज बाई निगेटिव का 90, तो माइनस का 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री का मतलब हो गया कि वोल्टेज लीड कर रहा है। तो करंट यहाँ माइनस में है, मतलब करंट जो है लैग कर रही है, लेकिन ऑप्शन लीड के फॉर्म में पूछा है तो आंसर सेकंड लगा देंगे। और अगर पूछा जाता कि वोल्टेज लीड करता तो लगाते पहला आंसर, वोल्टेज लीड द करंट बाई 90 डिग्री, है ना, तो ये आंसर सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 34, ए हेलियम न्यूक्लियस मेक्स ए फुल रोटेशन ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस। एक हेलियम न्यूक्लियस यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, रेडियस है इसका हमारा 0.8 मीटर, और इसका चार्ज कितना होता है हीलियम पे 2e। तो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर पे फील्ड क्या होगी, तो सेंटर पे फील्ड का फार्मूला μ0/4 और यहाँ पर लिखेंगे Q बाई या इसको लिख सकते हैं I 2πI/R। ये फार्मूला से भी हम लोग सवाल लगा सकते हैं, तो सर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, और चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर μ0 का फार्मूला μ0 ही रहने दो, और 2π से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो μ0/2। I को हम लोग क्या लिख सकते हैं Q/T/R। चलो अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू रखेंगे μ0/2, और Q की जगह पर चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, ये हो गया चार्ज। T टाइम पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 2 सेकेंड, और रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में 0.8 है, तो 0.8 × 2 16, 1.6 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर हो गया हमारे पास μ0 × 10⁻⁻19। तो μ0 × 10⁻⁻19 आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। A flexible wire bent in the form of a circle is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane। यहाँ पर ये ग्राफ बना है
और यहाँ पर जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ द क्वाइल चेंजेस, तो रेडियस यहाँ पर टाइम के साथ में चेंज हो रही है। तो इसको अगर हम लोग नाम दे दें तो इसको ओ लिख रहे हैं, इसका नाम अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो इसको ओ लिख दिया, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमको निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है भाई? इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है माइनस का d∅dt, और यहाँ पर अगर हम लोग फील्ड को ऐसे लिखें बी, तो ये फार्मूला हो गया dA/dt, ये फार्मूला हो गया b dA/dt, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है रेडियस चेंज होने से। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, b को तो ऐसा रखेंगे, एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर, और इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r dr/dt। ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला बन गया। अब जरा चेक करो भाई, पहले देखो जरा, यहाँ से r और t के बीच में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, dr/dt का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप यहाँ पर कैसा है, o से a तक dr/dt स्लोप 0 है। तो अगर स्लोप 0 होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर 0 आएगा। तो पहले शुरू में इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगा, o से a तक इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगा, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर भी देखें, b से c तक, यहाँ पर भी स्लोप 0 है, इसका मतलब यहाँ पर भी इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कहाँ पे होगा, a से b के बीच में, तो केवल a से b के बीच में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है ना। अगर मान लो ये टाइम 1 दिया हो, ये टाइम 2 दिया हो, तो इंड्यूस ईएमएफ केवल a से b यानी 1 से 2 के बीच में होगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर a से b में स्ट्रेट लाइन है, तो dr/dt को देखें, स्लोप यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो स्लोप अगर कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। इंड्यूस ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, r होगा। तो E प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ बना दो। तो अब चलो चेक करते हैं पहला ग्राफ। यहाँ पर ये दे रखा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो 0 से a तक 0 है, यहाँ सही है। उसके बाद 1 से 2 में कैसा होना चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, बिल्कुल सही है, और बाद में फिर 0 है, तो ये ग्राफ यहाँ पर सही दिख रहा है। चलो तीसरा क्यों गलत है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन के कैसा बन रहा है, पैराबोलिक, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ तो ओरिजिन पे यहाँ बन रहा है डायरेक्टली, तो ये भी गलत हो गया। शुरू में क्या होगा, 0 होगा, o से a तक इंड्यूस ईएमएफ नहीं जनरेट होगा, b और c के बीच में भी नहीं जनरेट होगा, जनरेट होगा केवल a और b के बीच में, और वो भी कैसा, इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। dr/dt स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा, तो ग्राफ सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम बैटरी, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, पहले इसको चार्ज किया गया, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और इसको चार्ज किया गया, बैटरी यहाँ पे लगाई गई, बैटरी यहाँ पे लगाई गई 200 वोल्ट की। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी से निकाल दिया गया, और इसी कैपेसिटर को चार्ज करना है, डिस्कनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर के साथ में लगा दिया गया यहाँ पर, और ये वैल्यू इसका 2 माइक्रोफैराड है, इसका वैल्यू हमने मान लिया C है, और जो इसका कॉमन पोटेंशियल आया है वो 20 वोल्ट है। तो आपको मालूम है कॉमन पोटेंशियल बराबर होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू 20 वोल्ट है, Q1 यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, C1 इंटू बी, C की वैल्यू 2, B की वैल्यू 200, तो ये आ जाएगा 400। तो इस Q1 की वैल्यू 400, Q2 अनचार्ज है, ये वाला अनचार्ज है, तो Q2 का वैल्यू 0, C1 की वैल्यू लिखेंगे क्वेश्चन में 2 माइक्रोफैराड, और C2 की वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है, इसको C मान लिया। सॉल्व करते हैं इसका, ये हो जाएगा हमारा 20 से ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 2 प्लस C बराबर 20, तो C बराबर पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। तो 18 माइक्रोफैराड इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 3। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी आप कैपेसिटर में पढ़ेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन कॉमन पोटेंशियल का ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। इन द सर्किट शोन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ए एंड बी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सर्किट ओपन है तो करंट तो फ्लो नहीं होगी, अब करंट नहीं फ्लो होगी तो ये वाला निगेटिव ए से जुड़ा है और इधर का पोटेंशियल 0 है। तो आपको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर निगेटिव होगा और इधर वाले बी का 0 होगा, तो निगेटिव और
बी के बीच में 0 है, तो जो निगेटिव पोटेंशियल आएगा ये -20 हो जाएगा। तो ए का जो पॉइंट है वो किससे जुड़ा है, अगर इसको वायर को खींच दिया जाए, तो वायर अगर खींच दिया जाए तो ए वाला माइनस से जुड़ा होगा, तो -20 और इधर का 0 होगा, तो ये -20 वोल्ट इस पे राइट आंसर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी के बीच में कितना हो जाएगा, -20, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो -20 से जुड़ा है, और बी जो है वो कनेक्ट नहीं है, मतलब 0 से जुड़ा है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस -20 वोल्ट का होगा। 38 क्वेश्चन में करंट की इक्वेशन दिया है, I = है AT², और चार्ज की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पढ़ते हैं Q बराबर होता है IT, तो करंट को अगर टाइम से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये निकल आएगा हमारा चार्ज। तो यहाँ पर 0 से 3 के लिए निकालना है क्वेश्चन में। चलो, करंट की इक्वेशन दे रखी है AT², और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, लिमिट भी रखना है 0 से 3। चलो, ए तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, t² का इंटीग्रेशन t⁻³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट यहाँ पे रखेंगे 0 से 3। चलो, तो वैल्यू रखेंगे तो a/3 हो गया, t की पावर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3⁻3। तो देखो ध्यान से, 3⁻3 हो जाएगा तो एक 3 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9A। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 9A। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये लगा हुआ है और ये आइडियल है, तो वोल्ट मीटर आइडियल है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो पहले करंट निकाल दो, तो करंट यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ पर इसमें जाएगी नहीं क्योंकि वोल्ट मीटर आइडियल है, कुछ नहीं बोला गया तो इसका मतलब वोल्ट मीटर आइडियल होगा। करंट इसमें ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। करंट की वैल्यू निकालने, करंट बराबर होता है नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये 10, ये 12 और ये 3, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। 12 और 10 हो गया 22 और 3 हो गया 25। तो ये वैल्यू आ गई करंट की 0.5 एम्पियर। अब जरा देखो, यहाँ पर ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस वाले 12 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो 12 वोल्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V बराबर I × R। I की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 0.1, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 12, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.2। तो वोल्टेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1.2 वोल्ट। यही वोल्ट जो है वोल्ट मीटर रीड करेगा, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L is formed from a piece of wire of uniform resistance. The current I is fed as shown in the figure. फिगर नहीं बना है तो इसमें ऐसा था कि करंट जो है इसमें ऐसे जा रही है और ये क्लोज लूप बन रहा है, तो करंट इसमें शायद ऐसे दिख रहा है और करंट इसमें ऐसे निकल गई। सेंटर पे हमको क्वेश्चन में बताना है कि सेंटर पे करंट की वैल्यू, फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो ये वाला फिगर ऐसे ही बना है, A और ये हो गया B, ये हो गया C। तो हमने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि जब भी करंट किसी क्लोज लूप में इंटर करे किसी एक एंड से और कहीं से भी निकल जाए, तो सेंटर पे फील्ड का वैल्यू 0 होता है। सेंटर पे फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 0 हो, चाहे ऐसा फिगर दिया हो या क्वेश्चन में ये फिगर दिया हो, ऐसा क्वेश्चन में इधर से इंटर करे और इधर से निकल जाए तो भी सेंटर पे फील्ड का वैल्यू 0 होगा। चाहे सर्कल में हो और क्वेश्चन में ऐसे दिया हो, करंट जा रही हो और ऐसे निकल रही हो, तो सेंटर पे फील्ड सेंटर पे 0 होगा सभी जगह। तो करंट क्लोज लूप में एक एंड से इंटर करे और दूसरे एंड में क्लोज लूप से कहीं भी निकल रहा होगा, सेंटर पे फील्ड का वैल्यू 0 आएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं 41, Which of the following express is that a simple harmonic। देखो, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जब होगा जब y इज अ फंक्शन ऑफ, y किसका फंक्शन हो, यहाँ पर फंक्शन होता है ax प्लस माइनस bt का, है ना, इस तरह का फंक्शन होता है, यानी कि x और t का फंक्शन होना चाहिए और ये यहाँ पर साइन या कॉस का इक्वेशन होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, फॉर्म जो है इक्वेशन का x और t के फॉर्म में होना चाहिए और इक्वेशन में साइन या कॉस होना चाहिए। चलो ध्यान देखते हैं, यहाँ पर y बराबर a sin ओमेगा t है, तो ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में देखना है। अगर कोई नहीं होता तो इसको लगाते,
अगला चेक करते हैं, ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ये तो हमारा कौन सा वेव हो गया, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव है। तो इस फॉर्म में जो वेव होती है इसको स्टेशनरी वेव बोलेंगे। ए साइन ओमेगा टी, देखो यहाँ पर टी का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है और साइन की इक्वेशन है, तो ये हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगा, तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको याद रखना। एसएचएम में भी दे रखा है और वेब में, तो 6 इक्वेशन दे रखी हैं, उसी को आप पढ़ के जाओ, हर बार नीट में उन्हीं इक्वेशन से क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव हो गया। tan का इक्वेशन नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना tan वाला नहीं होगा, तो कौन सा आंसर होगा, साइन या कॉस वाला, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। तो ये ऑप्शन दे रखा है, इसलिए प्रोग्रेसिव वेव होगा, फंक्शन x और t के फॉर्म में होना चाहिए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ए सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस इज कट इन टू इक्वल पार्ट, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और इसको कट करना है। कैसे कट करना है, प्लेन कॉन्टेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करना है, ठीक है ना, ऐसे कट करना है। 2 इक्वल पार्ट हो गया, अब बताना है कि तो पार्ट ऐसे बन जाएगा, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट इसका ये हो गया, 2 इक्वल पार्ट हो गया। हमको बताना है अगर इसका ओरिजिनल पावर 4D हो तो इसका भी ओरिजिनल पावर क्या होगा। फोकल लेंथ देखो, इसका अगर मान लो f है तो इसका भी फोकल लेंथ क्या होगा f, यानी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। फोकल लेंथ नहीं चेंज होगा तो इसका जो पावर होगा, पावर भी नहीं चेंज होगा, तो पावर दोनों का क्या आ जाएगा, 4D होगा, तो आंसर क्या लगेगा 4D, ठीक। लेकिन अगर मान लो लेंस को ऐसे कट किया जाता, क्वेश्चन अगर ये होता है, एक लेंस को कट करना है और हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करें, तो ऐसे अगर कट करें, तो अगर ऐसे कट करते तो हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 2 बनेंगे, तो यहाँ पर लेंस जो बन जाता वो ऐसा बनता, ये लेंस ऐसा बन जाता, और अगर इसका फोकल लेंथ f है तो इसका फोकल लेंथ हो जाता f/2, फोकल लेंथ नहीं डबल हो जाता, फोकल लेंथ क्या हो जाता 2f, फोकल लेंथ डबल हो जाता, और अगर इसका पावर p है तो इसका पावर हो जाता p/2, ठीक है। तो अगर इस तरह कट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग में फोकल लेंथ या पावर में नहीं चेंज होगा। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, पावर आधा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 43, a ball impinges directly on a similar ball at a rest. First ball is brought at rest by the impact. Half the kinetic energy is lost by impact. तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी लास्ट हो गई, यानी कि ये कितनी रह गई 1/2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। आधी एनर्जी लॉस हो गई तो फाइनल एनर्जी हो गई इनिशियल की आधी, यानी 1/2 बच गई। तो बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। चलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखेंगे हाफ mb फाइनल का स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, और इसको क्या लिखेंगे 1/2 m वेलोसिटी का इनिशियल स्क्वायर। हाफ m से हाफ m कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो हमारी 1/√2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी का √2 टाइम्स हो गया। अब क्वेश्चन में हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है, तो हम लोग को मालूम है जो वेलोसिटी फाइनल होती है वो होती है e की पावर n टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इनिशियल। कितना का इम्पैक्ट है, मान लो तो यहाँ की पहला एक इम्पैक्ट हो, n का वैल्यू यहाँ पर 1 कर देंगे, तो e की वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो e बराबर लिखेंगे e बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है vi/2, vi/√2, इनिशियल वेलोसिटी कितना है vi, तो vi से vi कैंसिल हो गया, e की वैल्यू 1/√2 आंसर आएगा, तो 1/√2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगर मान लो हाइट का क्वेश्चन पूछा जाता और अगर क्वेश्चन में हाइट दिया होता तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e बराबर होता है √h फाइनल अपॉन h इनिशियल, ठीक है ना। तो यहां से हाइट का फार्मूला ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मास m एंड 3m आर अटैच्ड टू द 2 एंड्स ऑफ स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग है और इसके दोनों एंड पे मास लगा हुआ है, इधर मास मान लिया हमने कितना है m और इधर मास कितना है 3m। तो अगर ऐसे मास लगे हो तो आप ध्यान से रखेंगे कि ये हमारा रिड्यूस मास सिस्टम है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है,
और अगर मास ऐसे दोनों एंड पे जुड़े होंगे तो हमको m इफेक्टिव का वैल्यू निकालना पड़ेगा, रिड्यूस मास बोला जाता है, और ये वैल्यू होती है m1 m2 अपान m1 प्लस m2। तो पहले तो रिड्यूस मास की वैल्यू निकाल लें, m और 3m ये हो गया 3m स्क्वायर अपान m प्लस 1 ये हो गया हमारा 4m। तो m से m कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गया 3/4m। तो मास की जगह 3m/4 यूज करेंगे। चलो टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है, t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट m/k, जहां पर m रिड्यूस मास अपान k लिखेंगे। चलो m का वैल्यू यहाँ पे रख दें, यहाँ पर m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई और m का वैल्यू रखेंगे 3/4m डिवाइडेड बाई k। चलो सॉल्व करेंगे, 4 अंडर रूट में है, बाहर आके 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू 2 बाहर आके 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बच जाएगा, अंडर रूट 3m/k बचेगा। तो पाई अंडर रूट 3m/k आंसर नंबर 3rd। तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ पर भी फिगर नहीं दिया है तो फिगर हम बना देते हैं। एक कॉइल है, एक कॉइल यहाँ पर है और इस कॉइल में एक मैग्नेट इंटर कर रहा है, इधर से मैग्नेट इंटर कर रहा है और इसका एंड है साउथ और ये इसका नॉर्थ है। मैग्नेट इधर की ओर आ रहा है और मैग्नेट इधर से इधर निकल गया, मैग्नेट इधर से इधर निकल गया है, इधर ये मैग्नेट निकल गया इधर, ठीक। मैग्नेट इस पार निकल गया है, ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ है। तो मैग्नेट ऐसे निकल जा रहा है इस कॉइल से। तो बताना है हमें क्वेश्चन में कि अगर पर्सन इधर खड़ा हो यहाँ पर तो इसको इसका डायरेक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा करंट का। तो करंट की डायरेक्शन देखना है, जल्दी से देखो भाई ध्यान से। जैसे ही साउथ एंड इसके पास आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये साउथ जैसा बनेगा, साउथ जैसा बनेगा। तो साउथ जैसा बनने का मतलब है, साउथ को हम लोग कैसे लिखते हैं, साउथ को अगर हम लोग थोड़ा ऐसा बनाएं तो साउथ को ऐसे लिखेंगे। साउथ का मतलब होता है, यहाँ अगर साउथ बन रहा है तो इसका मतलब है ये करंट हो गई क्लॉकवाइज। कैसी करंट हो गई, क्लॉकवाइज। तो अगर इधर से देखेगा तो इसको साउथ एंड दिखाई पड़ेगा। साउथ एंड दिखाई पड़ने का मतलब है करंट इसको क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किधर है ना। अगर मैग्नेट इधर से निकल के इधर निकल गया और ऑब्जर्वर मैग्नेट की साइड खड़ा है तो उसको साउथ एंड दिखाई पड़ेगा, तो ये साउथ एंड बनेगा। अगर इधर ऑब्जर्वर खड़ा होता, तो अगर इधर खड़ा होता तो ये वाला नॉर्थ है, मैग्नेट इधर जा रहा है तो ये वाला एंड साउथ बनता है। इधर से देखता तो इसको साउथ दिखाई पड़ता है, मतलब क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। तो देख लो ध्यान से क्वेश्चन में कैसे डायरेक्शन देखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर मान लो नॉर्थ डायरेक्शन बनता तो नॉर्थ को ऐसे लिखा जाता, नॉर्थ को हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो नॉर्थ का मतलब होता, अगर नॉर्थ डायरेक्शन बनती तो इसको हम लोग बोलते एंटी क्लॉकवाइज, तब एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सर्किट शोन इन द फिगर, द हीट जनरेटेड इन 5 ओम। यहाँ पर हीट दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमारी हीट की वैल्यू है कितना, 5 ओम रेजिस्टेंस में हीट है 10 कैलोरी पर सेकेंड। क्वेश्चन में इस वाले पे हीट की वैल्यू निकालना है। चलो इसको H1 मान ले, यहाँ पर हीट निकालना है H2 का वैल्यू। चलो H की वैल्यू क्या होता है, H इक्वल टू होता है I²R, यानी H1 अपान H2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये इसमें करंट हम लोग क्या मान लें I1, इसमें करंट क्या मान लिया I2। तो ये लिखेंगे I1 अपान I2 का स्क्वायर इनटू, इसमें रेजिस्टेंस कितना है 5, तो R1 हो गया R1 और नीचे कितना रेजिस्टेंस है 4, ये हो गया R2। ये रिलेशन बन गया। अब क्वेश्चन में H1 का वैल्यू दे रखा है कितना 10, H2 निकालना है क्वेश्चन में। चलो अभी करंट निकालते हैं। यहाँ R1 और R2 की वैल्यू क्वेश्चन में एक जगह 5 रखेंगे और एक जगह 4 रखेंगे। अब जरा करंट कैसे निकालेंगे। अच्छा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, पैरेलल में है, तो पोटेंशियल अगर सेम होगा तो I इंटू R1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, I1 इंटू 5 बराबर क्या लिख सकते हो, जितना ऊपर वोल्टेज होगा उतना नीचे होगा। नीचे का करंट कितना है I2 और नीचे की जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 10। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 + 6 10। तो I1 अपान I2 को अगर हम लोग देखें तो I1 अपान I2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10/5, यानी 10/5 का मतलब होगा 2। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2। I1/I2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 2।
तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो ये वैल्यू I1/I2 हो गया 2, इसका स्क्वायर करके लिखना है। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 5, और जो पूछा गया है किस पे 4 पे, तो R2 का वैल्यू 4 रखेंगे। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10/S2, 5 से 10 कट जाएगा तो S2 का वैल्यू निकालना था, तो S2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2, तो 2 कैलोरी पर सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा 2। तो आंसर इसका थर्ड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, ए मैन कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर, हाउ हाई कैन ए थ्रो द सेम बॉल। रेंज का देखो मैक्सिमम वैल्यू होता है हमारा 45 डिग्री पे, U²/G, ये मैक्सिमम रेंज होती है। जो हाइट का मैक्सिमम वैल्यू आता है वो 90 डिग्री पे आता है, और ये हमारी होती है U²/2G। तो रेंज और अगर हाइट में हम लोग रिलेशन देखें तो रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो Hmax/2 होता है, मैक्सिमम हाइट का आधा होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर मैक्सिमम रेंज 100 हो तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। A man can throw a ball to maximum range of 100 meter, how high can throw the same ball। रेंज मैक्सिमम हाइट का आधा, नहीं यहाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ पर हाइट जो है मैक्सिमम हाइट जो होता है Hmax, अगर यहाँ पर देखें Hmax क्या हो जाएगा, रेंज का वैल्यू लिखें U²/G और उसमें किससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो Hmax की वैल्यू मैक्सिमम हाइट जो होता है वो रेंज का Rmax का क्या है, Rmax का आधा है। ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी आधी है, तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू रेंज का मैक्सिमम वैल्यू का आधा होता है। क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज दे रखा है, क्वेश्चन में कितना 100, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 50, तो 50 मीटर की मैक्सिमम हाइट जाएगी, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा एक फार्मूला हम लोग और ध्यान देते हैं कि कब R/4 लिखते हैं, तो देखो कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम रेंज कब R/4 लिखेंगे। मान लेते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट करें और वो मान लेते हैं मैक्सिमम रेंज तक गया, कितनी दूर तक, ये मैक्सिमम रेंज तक वो यहाँ पर गया, तो आपको मालूम है मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोग यहाँ पर इसको कितना एंगल 45 से फेंकते हैं, तो 45 से अगर फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज होगा। और अगर इसी रेंज की बात की जाए तो जो Hmax होता है, यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट आती है वो हमारी कितनी आती है, R/4 होता है, तो R मैक्सिमम/4 होता है। जब क्वेश्चन में क्या दिया हो कि अगर किसी बॉल को 45 डिग्री से फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू रेंज की मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 होगा। और जब सीधा सीधा बोला जाए कि एक बॉल को हम लोग 100 मीटर फेंक सकते हैं नीचे, तो इसको कितना ऊपर फेंक सकते हैं, तब आंसर R/2 लगाएंगे, तब आंसर यहाँ पर ये वाला पूछा गया है, तो आंसर 50 हो जाएगा। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कब R/4 लगाना है, कब R/2 लगाना है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, ए मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर, इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर स्पीड दे रखा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये नॉन यूसीएम का क्वेश्चन है, नॉन यूसीएम का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक्सेशन की वैल्यू निकालना है। नॉन यूसीएम में 2 एक्सेशन होता है, एक होता है एसी और एक होता है हमारा एटी, और जो एक्सेशन होता है वो हम लोग नेट एक्सेशन लिखते हैं √AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। चलो AC की वैल्यू कैसे निकालते हैं, AC तो क्वेश्चन में 30 मीटर ये दिया है सर्कुलर ट्रैक, तो यहाँ पर AC जो होता है वो हमारा B²/R से आता है। B की वैल्यू क्वेश्चन में 30 है, तो 30 × 30 करेंगे, और रेडियस का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 500, तो ये 500 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 कट गया, तो ये हो गया 9/5। तो AT का वैल्यू जो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा AT का वैल्यू है, तो AT की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं AC का √AC का स्क्वायर, तो ये हो गया 9/5 का स्क्वायर प्लस AT मतलब हो गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, अंडर रूट में करना है, वैल्यू हो जाएगा ये 100 181, तो 181 डिवाइडेड बाई 25,
अगर यहाँ पर वैल्यू देखी जाए तो ये कितनी आ जाएगी, ये लगभग √9 से थोड़ा कम आएगा, √9 से थोड़ा ज्यादा आएगा। नहीं, अगर इसको सॉल्व करें हाँ, ये लगभग 7 मतलब लगभग ये वैल्यू, अगर इसको करेंगे 4 तो 100 हो गया, 6 किया तो 150 हो गया, 7 175, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि ये वैल्यू लगभग 9 से कम आएगा, तो लगभग ये वैल्यू 2.5 से ज्यादा यानी 2.7 के आसपास आएगा। तो आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। पावर यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है और फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मालूम है वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया P इंटू डी टी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पावर दे रखा है, तो इस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कितना है 3t² माइनस 2t + 1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन में लिमिट भी बतानी है, 2 से 4, तो ये वैल्यू 2, ये वाली वैल्यू 4, इंटीग्रेट करेंगे। और तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेट करेंगे, 3t² का इंटीग्रेशन हो गया 3t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2t का इंटीग्रेशन 2t² डिवाइडेड बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन t। लिमिट रखना है यहाँ पर हम लोग को कितना, 2 से 3, तो ये वैल्यू 2 से 4, 2 से 4, ठीक है ना। 3 से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट है यहाँ पर 4, तो t की जगह 4 रखेंगे, तो 4 का पावर 3 और माइनस यहाँ पर 4 का पावर 2, ठीक है ना। ये अपर लिमिट हो गया प्लस 4, ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर t की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 का पावर 3 और माइनस 2 का पावर 2 और प्लस का 2। सॉल्व करते हैं तो 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया 64, 4 का पावर 2 का मतलब 16 और प्लस 4 माइनस लेंगे, 2 का पावर 3 मतलब 8 और 2 का पावर 4 का 2 मतलब 4 प्लस 2, तो 4 + 2 6, माइनस 2 इधर करेंगे तो 64 प्लस का 4 68, और 68 में से हम लोग घटाएंगे -16 और -2, तो माइनस का 18 घटाएंगे, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 64 ये हो गया 4, 68 और -16 और ये 2, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, $64 और प्लस 4 68, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -16 और ये -2 माइनस का 18, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना 8806 में से 1 गया, कुछ गड़बड़ लिख दिया, फिर से चेक कर लेते हैं। 3t² माइनस 2t + 1, तो इसको इंटीग्रेट किया 3t³ 2t² 2 प्लस t, ठीक है। 3 से 3 t³ t का मतलब अपर लिमिट 4, 4 का पावर 3 माइनस 4 का पावर 2 प्लस 4, तो ये हो गया 64 माइनस 4 का 16 प्लस 4, ठीक। यहाँ पर -2 का पावर 3 8 और 2 का पावर 2 मतलब हो गया 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा -2, 8 - 2 यानी 6, ये यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 16 + 6, ये गड़बड़ लिख दिया था भाई, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ लिखा है। यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर आ गया 64 माइनस 16 प्लस 4, यहाँ पर कितना घटेगा 8 - 4 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 64 + 4 ये हो गया 68 -16 और -6 ये हो गया -22, तो 68 - 22, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, तो आंसर आ जाएगा 46, 46 जो इसका राइट आंसर होगा। चलो 50 देखते हैं। ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ड्रॉप द मेन सप्लाई वोल्टेज।
क्वेश्चन में हमको निकालना है इफिशियंसी, तो परसेंटेज इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इनटू 100। आउटपुट को हम लोग सेकेंडरी में लेते हैं तो पोटेंशियल सेकेंडरी, करंट सेकेंडरी। इनपुट प्राइमरी में होता है प्राइमरी वोल्टेज इनपुट प्राइमरी इनटू 100। चलो वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। सेकेंडरी जो होता है वो आउटपुट पे मिलता है, तो प्राइमरी कॉइल यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज, और ये जो है किसमें चेंज हो रहा है, ये सेकेंडरी है। तो 10 वोल्ट सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया 220। सेकेंडरी में करंट, सेकेंडरी कॉइल में 90 एम्पीयर, तो 90 एम्पीयर सेकेंडरी हो गया, और प्राइमरी में कितना है 6 इंटू 100 करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 90 से 0 कट गया, और 22 से अगर इसको काटेंगे ये लगभग 5 के आसपास जाएगा, तो इसको काट देते हैं 2 से 3 से, तो ये हो गया हमारा 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, लगभग 5 मान लें तो लगभग 70। अगर इसको अगर 5 माने 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 4 पॉइंट अगर करेंगे तो 15 इंटू 4 यानी 60 के थोड़ा ऊपर आंसर आएगा, तो आंसर हो जाएगा 68.2। तो आंसर देख लो 68.2 आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो आंसर इसमें 50 में चौथा आंसर सही हो रहा है, तीसरा आंसर सही हो रहा है। तीसरा 68.2% का यहाँ पर इफिशियंसी आएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट। तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद है डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और जितना भी आपने डिस्कशन में देखा है उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच।